हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और आज हम जनरल साइंस की श्रृंखला में फिजिक्स को शुरू करेंगे। और फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है प्रकाश। प्रकाश क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे बनता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश करता क्या है कि जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। किस प्रकार से वस्तु को देखने में सहायता करता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे टकराता है तो टकराने के बाद वो हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचता है। और जब ये रेटिना पे पहुंचता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन जाता है, रेटिना पे बन जाता है। अगर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बात करी जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हमारा EMR अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इसकी हिंदी क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि और भी है कि प्रकाश को हमने यहाँ पे लिखा कि प्रकाश ही हमारा अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाता है। तो प्रकाश में हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश हमारा डुअल नेचर को दर्शाता है, द्वितीय प्रकृति को दर्शाता है। उसमें क्या है कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, कुछ कहते हैं कि प्रकाश हमारा तरंग के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश का जो तरंग रूप वाला सिद्धांत है उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रकाश किस तरंग का गुण दर्शाता है, अनुप्रस्थ तरंग का। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और उसमें क्या दिखाते हैं कि जो हमारा माध्यम के अणु होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। तो ये गुण दर्शाने की वजह से हम प्रकाश को कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के जैसा होता है। आगे बात आती है कि पूरे सौर मंडल के अंदर हमारे प्रकाश का जो स्रोत है वो कौन है, सभी जानते हैं सूर्य है। और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक कितनी देर में आता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड या 496 सेकंड में आता है। फिर सूर्य के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो मुख्यतः जो गैस पाई जाती है हाइड्रोजन है। यही हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होती है, हमारे हीलियम में कन्वर्ट होती है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो किसी भी तारे के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन ही होता है। यही हाइड्रोजन कन्वर्ट हो के क्या बनाता है, हीलियम। तो जब आपने सुना होगा कि जब दो छोटे नाभिक मिलते हैं या दो से ज़्यादा भी मिलते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य के अंदर जो प्रक्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और इसी नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य लगातार क्या देता है, ऊर्जा देता है। सूर्य का तापमान आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा तापमान वाली वस्तुओं को हम किससे मापते हैं, पायरोमीटर से मापा जाता है। फिर बात आती है कि सूर्य की बाहरी सतह जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना, आजकल तो भी ये वायरस बन गया है, वो अलग है। तो कोरोना जो हमारा है, कोरोना का टेम्परेचर लगभग कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और लेकिन अगर सूर्य के आंतरिक पृष्ठ की बात करें जिसको हम कोर कहते हैं, तो कोर का टेम्परेचर लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का जो प्रकाश है कैसी रेखा में चलता है, तो हमेशा याद रखेंगे सूर्य हमेशा सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। फिर अभी बताया था ना कि सूर्य के हमारे यह प्रकाश की हमारी द्वितीय प्रकृति को दर्शाता है, ड्यूअल नेचर को दर्शाता है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो तरंग को दर्शाती हैं या उसके कण गुण को दर्शाती हैं। तो तरंग वाले में बात करी जाती है, एक हमारा है रिफ्लेक्शन जिसको परावर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन कहते हैं, डिस्पर्जन है, विक्षेपण, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, एक पोलराइजेशन भी होता है, ध्रुवण कहते हैं उसको। और साथ ही साथ कण के सिद्धांत देख लेते हैं। तो एक तो हमारा है प्रकाश वैद्युत सिद्धांत जिसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये 1905 में दिया गया था, आप सभी जानते हैं, एक महान वैज्ञानिक हमारे आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। और एक हमारा क्रॉम्पटन प्रभाव भी है जो हमारे सूर्य के प्रकाश को किसको दर्शाता है कि वो कण है। बाकी ये सारी घटनाएं क्या दर्शाती हैं कि प्रकाश हमारा क्या है, एक तरंग है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत सिद्धांत से कभी कभी क्वेश्चन बना है, तो देख लेते हैं भाई प्रकाश वैद्युत सिद्धांत में क्या लिखा। हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आपको बता दिया किसके ने दिया है, हमारे आइंस्टीन ने दिया है। और कब दिया था, 1905 में। इन्होंने बताया था प्रकाश कण के रूप में चलता है। और इन्हीं कणों को क्या नाम दिया था, इन्होंने फोटान का नाम दिया था। और इनको इसी कार्य के लिए 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो नोबेल पुरस्कार जानते हैं आप लोग, सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे विश्व के अंदर। और इन्होंने एक चीज़ और भी दी थी, रिलेटिव थ्योरी दी थी, रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, सापेक्षता का सिद्धांत। और आप लोग उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको नोबेल पुरस्कार किसके बारे में मिला था। तो याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार इनको इसी के बारे में मिला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के बारे में मिला था। अगली बात आती है कि हमारे न्यूटन भी हैं, यहाँ भी न्यूटन आ गए। तो न्यूटन ने 1672 ईस्वी के अंदर ये बताया था, विबग्योर वाला आप जानते हैं ना, विजुअल लाइट के बारे में, इन्हीं ने बताया मैं विजुअल लाइट के बारे में सबसे पहले। इन्होंने बताया था कि जब कोई प्रिज्म, ये आप जानते हैं प्रिज्म है, ठीक है ना, तो जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो बताते हैं कि वो अपने कई सारे वर्णों में या रंगों में विभक्त हो जाता है। अच्छा, आपने ये तो चीज़ पढ़ी है कि प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश होता है गुजरता है तो कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 7 वर्णों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ हम आगे एक उल्टा प्रिज्म लगा दें, ठीक है ना, तो फिर से ये जो हमारा अलग अलग वर्णों में विभक्त हुआ प्रकाश है फिर से किस में चेंज हो जाएगा, हमारे व्हाइट लाइट में चेंज हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं कि प्रकाश में कई सारी हमारी तरंगें निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, जानते हैं उनके बारे में। तो प्रकाश में हमारी कौन कौन सी किरणें निकल के आती हैं? पहली तो है हमारी कॉस्मिक रे, मतलब कॉस्मिक किरणें, गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी या यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल का मतलब दृश्य प्रकाश हमारा है, इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश या अवरक्त किरणें हैं, माइक्रोवेव सूक्ष्म किरणें या सूक्ष्म प्रकाश कह सकते हैं, फिर हमारा है रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगें। तो एक चीज़ जान लेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं तो इनको क्रम से ही आपको याद करना सारे, ठीक है ना। तो जो हमारे सबसे ऊपर से निकल के आ रहे हैं ना, मतलब कॉस्मिक रेज, ये सूर्य के बिल्कुल अंदर से बीच वाले पृष्ठ से निकल के आती हैं। तो जो बीच से निकल के आएंगे इनका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा अर्थात इनके अंदर हमारी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो ऊर्जा कहे या तीव्रता, बात एक ही है, हमारा ऊर्जा मतलब एनर्जी, तीव्रता मतलब फ्रिक्वेंसी। तो अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या ऊर्जा किसकी होती है, तो हमको याद रखना कॉस्मिक रेज की। तो और फिर इसके साथ साथ एक चीज़ और याद करिए कि जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तीव्रता ज़्यादा होगी, उनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन मान लो आपको दे देगा, किसकी तीव्रता अधिक है या किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है। तो आपको ये क्रम से याद कर लेने हैं। तो सबसे नीचे अगर बात करी जाए रेडियो तरंगों की, सबसे नीचे हमने इनको रखा है। तो इनकी ऊर्जा या तीव्रता सबसे कैसी होगी, कम, न्यूनतम होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है, ज़्यादा। यही कारण होता है तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इनको हम यूज करते हैं सैटेलाइट वगैरह में, तो रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। फिर आगे हमारी बात आई है, बीच में हमारा एक रह गया था विजुअल लाइट। तो विजुअल लाइट के बारे में अभी बताया था कि विजुअल लाइट क्या है, यही विबग्योर है। तो विबग्योर में भी आप क्वेश्चन देखते आ रहे हो कि हमेशा पूछा जाता है ना वायलेट कलर या बैगनी रंग। तो बैगनी रंग की हमारी क्या ज़्यादा होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है, सभी जानते होंगे। जबकि हमारे लाल रंग की क्या ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो याद रखना इन चीज़ों को। फिर आगे आता है कि हमारी जो आंखें हैं सबसे ज़्यादा किस रंग के लिए संवेदनशील होती हैं। तो हमारी आंखें सबसे ज़्यादा याद रखना ग्रीन लाइट के लिए क्या होती हैं, संवेदनशील होती हैं। फिर एक छोटी सी बात है यहाँ पे कि कुछ हमारी वस्तुएं होती हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, एक होती है हमारी नॉन ल्यूमिनस अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसको हम बोल के बता दे रहे हैं कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो कैसी होती हैं, हमारी अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस होती हैं। जैसे सन खुद का लाइट होता है, बल्ब में भी खुद का ही लाइट है, कैंडल हमारा खुद का लाइट होता है। तो बल्ब हमारा करता क्या है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल लाइट हम देते हैं, उसी इलेक्ट्रिकल लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है, मतलब वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। इसी प्रकार से जो हमारी कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, वो केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है, लाइट ऊर्जा में, या साथ ही साथ ऊष्मा भी प्रोवाइड करती है हमको ये, ठीक है। एक एक करके हम लोग प्रकाश की कई सारी घटनाएं उनको पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे पेपर की दृष्टि से देखा जाए। तो सबसे पहला हमारा परावर्तन या रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा कि जैसे ये हमारी एक कोई स्मूथ क्या है, सतह है, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये चिकनी सतह कह सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पे आता है तो बताते हैं कि टकराकर वापस लौट जाता है, और जिस एंगल से वो आता है उसी एंगल से क्या हो जाता है, वो लौट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या है, हमारा अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। इधर ये आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गई, हमारी परावर्तित किरण, समझ लेंगे इसको। और इसको हम कह देते हैं इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब परावर्तन कोण। तो आपने पढ़ा है ना कि जब किसी भी चिकनी सतह पे प्रकाश पड़ता है तो टकराकर उसी एंगल से लौट जाता है जिस एंगल से वो आया होता है। यही घटना हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे 2 नियम बन जाते हैं, आप सभी जानते हैं 2 नियम क्या है। बताया जाता है कि आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अच्छा, तीनों एक ही तल पर होने का मतलब क्या है कि हमने बताया एक सतह है, तो सतह का मतलब माध्यम से है, तल का मतलब क्या है आपका, माध्यम है। माध्यम कैसे है, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करें तो ये कौन सा माध्यम है, यहाँ पे वायु है। जहाँ भाई जितने भी वस्तुओं को हम देखते हैं किस माध्यम पे देखते हैं, वायु के ही माध्यम में देख रहे होते हैं जनरली। जैसे ये माध्यम वायु है तो वायु में ही वस्तु मतलब आपतित किरण आएगी और परावर्तन होकर जाएगी भी कहाँ पे, वो वायु पर ही जाएगी। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं नॉर्मल भी हमारा कहाँ है, वो भी हमारे वायु में ही है। तो यही बात कही जाती है कि आपतन या आपतित किरण, साथ ही साथ परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल का मतलब माध्यम ही है आपका, माध्यम में, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। क्लियर है।
आगे बात करते हैं दूसरा जो नियम है इसका। दूसरा नियम ये क्या कहता है कि जो आपतन कोण है, आपने देखा था वहाँ पे आपतन कोण क्या था, ये आई, ये हमारा आपतन कोण और ये हमारा है परावर्तन कोण। तो दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर, मतलब जितने एंगल से रे आती है उतने एंगल से ही जाती है। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। सिंपल सी बात है, आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कि जो हमारा परावर्तन की जो घटना है इसका दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है। दैनिक जीवन में परावर्तन का उपयोग देखते हैं भाई, दैनिक जीवन में परावर्तन का उपयोग। तो अगर आपसे कहें अगर हमारी पृथ्वी पे मान लीजिए परावर्तन की घटना ना होती तो क्या होता, तो यहाँ पे ये सारे के सारे सूरदास या जॉन मिल्टन बन के टहल रहे होते हैं, हमें मतलब दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन होने के बाद ही हमारी आंखों तक आता है। तो मतलब किसी भी वस्तु को देखना, किसी भी वस्तु को देखना जो मुमकिन है वो किसकी वजह से मुमकिन है, हमारे परावर्तन की वजह से। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने में सहायक हमारा परावर्तन की घटना है। अगर परावर्तन की घटना ना होती तो भैया ना तो चेहरा देख पाते ना नज़ारे ऋषि कपूर हमारे। के साथ आप सब जानते होंगे कि जो भी किसी भी हम ग्रह या उपग्रह को देखते तो ग्रह या उपग्रह का खुद का तो कोई लाइट होता नहीं, लेकिन फिर भी वो चमकती भी, ग्रह या उपग्रह का चमकना भी किसकी वजह से होता है, वो भी हमारा परावर्तन की घटना है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग जो अपनी गाड़ी को धुलवा के लाते हैं, पेंट करवाते हैं या पॉलिश वगैरह करवाते हैं, तो आपका दोस्त तुरंत पूछने लगता है ना कि गाड़ी बहुत चमक रही है। तो चमकना मतलब जान जाता है कि भाई गाड़ी में आपने कुछ ना कुछ पॉलिश करा है। तो किसी भी अगर हम इस मतलब पॉलिश करने का मतलब क्या है कि हमने उसकी सतह को कैसा कर दिया, चिकना कर दिया है। तो किसी वस्तु का कम या ज़्यादा चमकीला दिखाई देना वो किसकी वजह से है, ये भी हमारा परावर्तन की घटना ही है कि भाई अगर चिकना ज़्यादा सतह होगा तो परावर्तन ज़्यादा होगा, सतह अगर खुरदुरी होगी तो हमारा परावर्तन भी कैसा होगा, कम। अच्छा सा एक यूज है हमारा, जानते होंगे आप लोग, हमारी जो शादी बारात होती है तो उसमें भी इसका बड़ा यूज किया जा रहा है भाई आजकल परावर्तन की घटना का। आप लोगों ने देखा होगा जो भी हमारा मेकअप चलता है ना शादियों के अंदर, तो भाई जो दुल्हन होती है, जो दूल्हा होता है, भयंकर मेकअप करके आते हैं। क्यों करके आते हैं, क्योंकि उनका जो चेहरा है खूब सारा चिकना बनाया जा सके। और जब ज़्यादा चेहरा चिकना होगा तो आप लोगों ने देखा होगा सामने से फ्लैश भी दिया जाता है। फ्लैश देने का मतलब क्या है, सामने से प्रकाश डालते हैं हम लोग, प्रकाश डाल के करते क्या है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है और लोगों की आंखों तक पहुंचता है। तो मतलब सब लोग देख सकते हैं कि हाँ भैया यही दूल्हा और दुल्हन हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोग डेंटिंग पेंटिंग जो भी है हमारा, या इन सब में हमारा क्या, हमारा यूजफुल है, हमारा परावर्तन की घटना ही देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो परावर्तन की घटना के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। आगे हम घटना पढ़ते हैं अपवर्तन की। देखिए अपवर्तन की घटना में क्या होती है, कोई सतह है, ये हमारी किरण आपतित हो रही है और ये किरण, ये साथ ही साथ हमारा नॉर्मल है, और ये जो आपतित किरण है आती है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है। थोड़ा ध्यान देंगे इस वाले में, क्या है ये नॉर्मल वही अभिलंब, और ये हमारी आपतित किरण, और ये हमारी क्या है, इसको हम कह सकते हैं अपवर्तित किरण है। तो इसमें होता क्या है, देख सकते हैं वहाँ पे हमने पढ़ा था परावर्तन घटना में कि माध्यम सेम रहता था, मतलब जिस माध्यम से किरण आती थी उसी माध्यम में रहती थी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अपवर्तन घटना में क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है वो एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में जाती है। तो एक माध्यम से किरण का दूसरे माध्यम में जाना ही किसकी घटना कहलाती है, हमारे अपवर्तन की घटना कहलाती है। जरा देख लेते हैं इस घटना में होता क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपसे माध्यम पूछेंगे तो आप लोगों ने माध्यम सुने होंगे। एक तो होता है सघन, जिसको हम लोग कहते हैं डेंसर, और एक माध्यम है हमारा विरल, और इसको कहते हैं रेयर और मीडियम। तो जरा बताइए सघन माध्यम या विरल माध्यम कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सघन माध्यम है कौन सा विरल माध्यम है, तो आप क्या बताएंगे भाई। जैसे हमने आपसे पूछा वायु, तो आप क्या बताएंगे कौन सा माध्यम है। अगर हमने एक आपसे पूछ लिया कांच, तो आप क्या बताएंगे कौन सा माध्यम है। या हमने आपसे पूछ लिया जल, ये कौन सा माध्यम है। तो याद रखेंगे अगर सिंगल हम कोई भी माध्यम पूछ रहे हैं तो ये किसी भी माध्यम को नहीं दर्शाएगा। हमेशा अगर हमको माध्यम बताना है कि कौन सा माध्यम सघन है या कौन सा माध्यम विरल है, तो हमेशा दो माध्यम लेके चलना होगा। दो माध्यम लेके चलने में क्या है, जैसे हमने कांच के साथ में अगर मान लीजिए हमने जल को लिया है, तो कांच आप जानते हैं ठोस है, ठोस हमारे सघन होते हैं, उनके कंपोजिशन से जाइएगा। और जल उसकी कंपेयर में कैसा होता है, हमारा विरल हो जाएगा। तो कांच सघन माध्यम हो गया, जल कैसा हो गया, विरल। लेकिन अगर जल और हम ले लेते हैं यहीं पे वायु, तो आप जानते हैं ये द्रव है और ये क्या है, हमारा गैस है। तो जल हमारा कैसा हो जाएगा, सघन, वायु कैसा हो जाएगा, विरल। तो कोई भी सिंगल माध्यम को हम सघन या विरल नहीं कहेंगे। उनको बताने के लिए कौन सा सघन है या कौन सा विरल है, हमें हमेशा कितने माध्यम लेने पड़ेंगे, दो। तो ये बात तो आप जान गए होंगे कि सघन माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम कौन सा है। अब थोड़ी सी अपवर्तन की घटना के भी हमारे कुछ दो नियम, हम दोनों नियमों के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
तो भैया, सारे भैया और दीदी लोगों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जानते हैं भाई अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के नियम कुछ खास नहीं हमने बताया कि जैसे मान लीजिए वही नॉर्मल है, ये यहाँ से आपतित किरण आ रही है, विलंब है, हमने बताया नॉर्मल या अभिलंब बोल रहे हैं इसको। तो ये आपतित किरण या तो यह विलंब से दूर जाती है या फिर यह विलंब से कहाँ आती है, पास आती है। तो जरा ध्यान दीजिए कब कैसा होता है। मान लीजिए ये माध्यम कैसा है, सघन, और ये माध्यम कैसा है, विरल। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे याद रखो, सघन का मतलब बहुत पास पास पार्टिकल है, तो किरण कैसी है, दबी हुई है। लेकिन जैसे ये किरण कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो जब विरल माध्यम में जाएगी तो फैल जाएगी। फैल जाने का मतलब ये है कि नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर। तो यही नियम है कि जब किरण हमारी सघन माध्यम, सुन लेंगे भाई, लिख लेंगे, सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में जाने पे अभिलंब से कहाँ जाती है, दूर जाती है। लेकिन यहीं पे उल्टा कहते हैं, अगर माध्यम ऊपर वाला कैसा होता है, विरल, और नीचे वाला कैसा होता है, सघन। तो ध्यान दीजिए, अभी मान लीजिए विरल का मतलब खूब दूर दूर है, तो किरण फैली फैली है। लेकिन जैसे ये कहाँ पे आ रही, सघन माध्यम में आ रही है, तो ये किरण दब जाएगी। दब जाने का मतलब ये कि अभिलंब की ओर आती है। तो बस इतना सा बात है, यहाँ पे दो नियम दोनों यही है कि जब हमारी किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाती है, जबकि जब विरल से सघन में आएगी तो फिर अभिलंब की ओर आती है। सिंपल से नियम है। मेन हमारा यहाँ पे आता है फिर से वही बात कि अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में अपवर्तन का या अपवर्तन के उपयोग। तो जानते भाई उपयोग के बारे में। तो दैनिक जीवन में अपवर्तन के क्या उपयोग हैं, देखते हैं। सबसे पहला आप लोगों ने एक उपयोग देखा होगा कि किसी भी तल का, जैसे कोई भी है, जल से भरे तल का उभरा दिखाई देना या उभरा हुआ दिखाई देना। तो किसी भी तल का अगर उभरा हुआ दिखाई देने की बात करी जाए कि किसकी घटना है पूछी जाएगी, तो ये अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है भाई, अपवर्तन की घटना। तो जरा इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्कीमोज होते हैं हमारे, कुछ क्या होते हैं, स्कीमोज होते हैं। आप लोग जानते हो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली एक जाति होती है, जनजाति होती है स्कीमो, और इनके पास में एक भाला होता है। उसी भाले से ये लोग शिकार करते हैं। भाले शिकार करने का कारण भी होता है कि भाई वहाँ पे चारों तरफ बर्फ जमा रहती है, तो बर्फ को फोड़ते हैं और उस फिर बर्फ के नीचे कई सारे पानी रहता है काफ़ी मात्रा में। उसी पानी के अंदर जीव जंतु होते हैं और उन्हीं जीव जंतु को ये लोग पकड़ के लाते हैं। तो क्या है कि क्वेश्चन है आपसे कि एक स्कीमो है, अगर वो भाले से शिकार करना चाहता है किसी मछली का, तो वो अपने भाले को कहाँ मारे। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे कि एक स्कीमो भाले से मछली का शिकार करना चाहता है, तो भाले का निशाना कहाँ साधे या कहाँ पे भाला मारेगा। तो एक तो हमारा है कि ठीक मछली के ऊपर, ऑप्शन है आपका ठीक मछली के ऊपर। एक आपका है मछली की आँख पर, ठीक है ना। एक ऑप्शन आपसे है मछली के जहाँ प्रतीत हो रही है या जहाँ दिख रही है उससे थोड़ा नीचे। बताइएगा ऑप्शन। तो भाई मछली के ठीक ऊपर, और एक ऑप्शन हमने बोला है मछली की आंख पर, तो अर्जुन तो है नहीं भैया ये। फिर कह रहा है मछली जहाँ दिख रही है उससे थोड़ा सा नीचे। तो यही ऑप्शन सही है। थोड़ा ध्यान से कि करेंगे। हमने बताया कि जल से कोई भी भरा अगर तल है, तो नीचे हमने बताया जल ही है, वहाँ पे मछली जल में ही होगी। तो जल कैसा दिख रहा होगा, जो भी तल है वो उभरा हुआ दिख रहा है, तो मतलब मछली उसको थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली में कहाँ होगी, थोड़ा नीचे। तो उसको कहाँ मारना होगा, जहाँ मछली दिख रही है उससे थोड़ा सा कहाँ मारेगा, वो नीचे मारेगा, तब वो निशाना सही लग पाएगा। इसी में अगला एक चीज़ सुनी होगी कि पानी में पड़ी पेंसिल, ठीक है ना, या पानी में पेंसिल को डुबोने पर वो तिरछी दिखाई देती है, झुकी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोगों ने। एक चीज़ और याद रखना भाई, पानी में पेंसिल डूबती नहीं है, ये एक इंटरनेशनल रूल है। क्योंकि पेंसिल डूबेगी तो कंपनी से पेंसिल बनाने का भैया ठेका भी हम लोग छीन लेंगे। तो याद रखेंगे, जल में डूबी किसी क्षण का तिरछा दिखाई देना, ऐसे याद कर लो, तिरछा दिखाई देना। और तीसरा रूल अगर हम बात करें, तीसरा यूज जो है हमारा क्या है, तीसरे यूज में एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले याद कर लो, जब सूर्य निकलता है उसके पहले या सूर्यास्त के कुछ देर बाद भी हमारे यहाँ पे प्रकाश बना रहता है। प्रकाश का बने रहना, आप लोगों ने देखा होगा कई बार सूर्य जब निकला नहीं होता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हमारे यहाँ पे आने लगता है, और जब सूर्य डूब जाता है तब भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश बना रहता है। तो ये जो घटना है ये भी किसके कारण है, हमारे
ये भी हमारे अपवर्तन के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? हमारे अपवर्तन के कारण। और ये लगभग हमारे 8 मिनट का लगभग रहता है। इसमें कितने मिनट का रहता है? 8 मिनट का रहता है। तो आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे एक वायुमंडल है। ऐसा हर जगह नहीं होता, हमारी पृथ्वी पे क्या है? एक वायुमंडल है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा भैया कि अगर मान लीजिए पृथ्वी पे वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती है? दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हमारी पृथ्वी पे, सुनना ध्यान से, वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि पे क्या प्रभाव पड़ता? तो दिन की अवधि क्या हो जाती? कम। क्योंकि अभी बताया है कि सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद भी हमारे यहाँ पे कुछ देर प्रकाश बना रहता है और लगभग हमने बताया 8 मिनट का फर्क पड़ता है। तो 8 मिनट भी काफ़ी ही है। तो 8 मिनट हमारा दिन कैसा हो जाता? छोटा। अगर क्या ना होता? वायुमंडल ना होता। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी आप लोग। इसी के साथ साथ एक और आपका यूज पूछा जाता है भाई, तारों का जो टिमटिमाना है या तारों का चमकना, टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो भी है वो भी किसकी घटना है? हमारी अपवर्तन की ही घटना है। चलिए, अपवर्तन में एक चीज़ पूछी जाती है, अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल अपॉन क्या है हमारा? प्रकाश की अन्य माध्यम में चाल। तो आप लोग जानते हैं निर्वात मतलब वैक्यूम में स्पीड, हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रकाश की अन्य माध्यम में चाल का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है ना? तो आप जानते होंगे प्रकाश जो हमारा निर्वात में कैसे चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10 क्या हो जाएगा? 3 पावर कम हो जाएंगी, 5 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको याद रखना प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। और आप जानते हैं प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलता है? निर्वात में ही चलता है। यही सबसे तेज है, यही सबसे क्या है? तेज। तो जैसे अगर हम आपसे पूछ लेंगे अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो अपवर्तनांक का मान हमेशा याद रखना 1 से अधिक होगा। म्यू, अपवर्तनांक का मतलब म्यू, म्यू हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। क्यों ऐसा होगा? तो आप लोगों ने थोड़ा सा मैथ तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो हम आगे की क्लासेस में मैथ को भी कवर करेंगे। पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे सेक्शंस कुछ क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद में मैथ भी करेंगे। तो हमने बताया कि प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वो सबसे ज़्यादा है और नीचे वाली जो चाल होगी वो कुछ ना कुछ तो कम होगी ना। तो अगर भिन्न में बात करें हम लोग, भिन्न में अगर हमारा जो अंश है वो बड़ा है और हर कैसा है? छोटा। तो हर से अगर भाग देंगे मान लीजिए अंश में, तो अगर अंश हमारा बड़ा है तो एक बार से ज़्यादा तो भाग चले ही जाएगा ना। तो यही कारण है हमारा म्यू जो होता है वो 1 से कैसा होगा? बड़ा ही होगा। तो याद रखेंगे हमारा म्यू का मान हमेशा कैसा होगा? 1 से ज़्यादा। अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होगा। ये अपवर्तनांक पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में 2/3 है। ठीक है ना? तो म्यू का मान क्या होगा या अपवर्तनांक क्या होगा? तो याद रखेंगे भाई अपवर्तनांक क्या होगा। क्वेश्चन को आप लगा लेंगे ना सारे लोग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सारे लोग बताएंगे भाई। प्रकाश का निर्वात की तुलना में जो वेग है किसी माध्यम में वो 2/3 है, तो म्यू का या अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो भैया जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्या होगा इसका मान? 1.5। क्यों? क्योंकि अभी भी बताया ना, अपवर्तनांक ही पूछ रहे हैं। तो ये तो हमारे जो ऑप्शन लिखा है, एक तो लिखा है एक लिखा है 0.75, एक लिखा है 0.05 और एक लिखा हमने 1.5। तो 1.5 का मतलब क्या है? ये 1 से कैसा है? ज़्यादा। बाकी के सारे मान 1 से कैसे हैं? कम। हाँ, अगर सारे मान हमारे 1 से ज़्यादा होते तो फिर हम इस क्वेश्चन को लगा रहे होते। बाकी यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा लिखा था जो हमने 1 से कैसा लिखा है? ज़्यादा। इसका मतलब हमारा अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से ज़्यादा, और यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप प्रकाश की और भी घटनाएं पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।